हेलो एंड वेलकम बैक टू शक्ति समिट्स पॉडकास्ट। मैं हूं मोनिका दैट क्यूरियस क्रिएटिव और मेरे साथ हैं वाइज एंड वाइबिंग दीपिका एंड द माइंड शिफ्ट साइको नीति। आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो ये है कि इन लॉज का क्या रोल है आज कल के बढ़ते हुए डिवोर्स रेट्स में। तो इस पर हम विजडम भी एग्जामिन करेंगे और इसके जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो भी देखेंगे और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम क्रिएटिवली नए सॉल्यूशंस, नए अप्रोचेस लेकर आ सकते हैं जिससे ये पेनफुल इंसिडेंट्स कम हो सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं दीपिका को इनवाइट करूंगी, वो अपने थॉट्स शेयर करें इस टॉपिक के बारे में। मोनिका, मुझे लगता है कि हर पेरेंट वैसे तो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें, पर किसी भी शादी में मेरे को अगेन माय ओपिनियन दैट गर्ल्स हैव टू एडजस्ट मोर बिकॉज वी स्टिल लिव इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। और शादी करके हमेशा लड़कियां ही अपना घर बदलती हैं, लड़के के घर जाती हैं, उनको ही ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं क्योंकि अभी भी हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं कि घर जमाई मिल जाए। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है जो लड़के विलिंगली आकर के लड़की के घर में रहते हैं। उस केस में शायद इंस्टेंस मतलब दूसरी भी वजह हो सकती हैं। 2-3 वजह जो मेरे दिमाग में आती हैं, वो पहली सबसे बड़ी वजह तो ये है ओवर इंटरफियरेंस। बच्चे, हमारी जो सोसाइटी है उसमें जहाँ किसी के घर में लड़का पैदा हुआ वहाँ वन अपमैनशिप पहले ही आ जाती है और लड़के की माँ समझती है कि उसका अपने लड़के पर एक छत्र राज है। जैसे ही उस लड़के की शादी होती है तो मदर को कहीं ना कहीं ये फील होने लगता है कि अब ये अटेंशन बट गया। तो उस केस में वो हर छोटी छोटी चीज़ में जो है वो अपने बहू की कमियां निकालेंगी या उनको हर बात में ये बताएंगी कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे उठना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, जब कोई मेहमान आ रहा है, घर का ससुराल का आ रहा है तो उन्हें क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी है और क्या खाना बनाना है। तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं वो आजकल के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको बेयर करना। दूसरी चीज़ जो मुझे एक लगती है वो है कंट्रोलिंग नेचर। जो पेरेंट्स फाइनेंशियली चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके हिसाब से, क्योंकि वो पर्स स्ट्रिंग अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो और उनका लगता है कि हमारा हक है कि हम उनके लाइफ कैसे वो जिए उस बात में हमारे हिसाब से चलें। एक तीसरी चीज़ जो मदर की मुझे लगती है वो है इनसिक्योरिटी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो अपने लड़के पे अपना एक छत्र राज समझती हैं। बहू के आने के बाद उसका जब अटेंशन डिवाइड होता है तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, जो कि अनरीजनेबल है। मदर की अपनी जगह है और डॉटर वाइफ की अपनी जगह है और कहीं ना कहीं तो वो अटेंशन कहीं डिवाइड हो गई। जो पहले सिर्फ माँ को मिलता था वो अब 2 जगह बट गया है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी वाइफ भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, डिवाइडेड अटेंशन जिससे इनसिक्योरिटी हो जाए, एक ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंट्रूजन, और एक बात जो बहुत ज़्यादा है टू डिसाइड when will the couple have their first child. That I think is a decision that should be left to the couple. But बहुत सारी जगह माँ बाप ये भी डिसाइड करना चाहते हैं कि उनका पहला बच्चा कब हो, वो कब प्लान करें। तो ये बहुत ही अनरीजनेबल बातें हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं। तो नीति से बात करने से पहले मैं दीपिका ने जो बोला उसमें ना मुझे एक पैटर्न दिखाई दिया। जब हम
डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बात करते हैं या जब हम बच्चों के मिसबिहेवियर की बात करते हैं, छोटे बच्चों के जब वो ग्रो कर रहे हैं, तो हम जो 4 ह्यूमन नीड्स की बात करते हैं कि नीड फॉर अटेंशन, नीड फॉर पावर, फियर ऑफ फेलियर, नीड फॉर रिवेंज। एंड अभी मुझे इस जो फैमिली के पूरे कॉन्टेक्स्ट में जिसमें अडल्ट्स इन्वॉल्व हैं, उसमें मुझे लग रहा है कि मदर इन लॉ का नीड फॉर अटेंशन, अपने बेटे का अटेंशन, पावर, चाहे वो फाइनेंशियल पावर हो, चाहे वो बच्चे को डिक्टेट करने का पावर हो, चाहे नीड फॉर पावर। फिर उस तरफ शायद बच्चों का होगा फियर ऑफ फेलियर कि बच्चे हुए नहीं हुए, अब कब प्लान करना है, क्या करना है। तो ये क्या हो रहा है? हम वी आर सपोज टू बी अडल्ट्स इस सोशल सिस्टम में, और उसमें हम बच्चों की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो कहीं पर हमें अपनी अडल्टिंग जर्नी की शायद को पूरी करने की भी ज़रूरत है, या क्या है। यहाँ पर एक समझदार साइकोलॉजिस्ट का जो ओपिनियन है वो बहुत ज़रूरी होगा। तो इसलिए मैं ये नीति तक लेकर जाती हूँ कि नीति, ये मुझे क्या ठीक दिख रहे हैं ये पैटर्न्स कि नीड फॉर अटेंशन, नीड फॉर पावर, फियर ऑफ फेलियर, नीड फॉर रिवेंज, ये चीज़ें भी प्ले आउट करती हैं। क्या होता है ये ह्यूमन ड्रामा के बीच में, जो साइकोलॉजी का कोर क्या है? ज़रा आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। मोनिका, आपने जो बात छेड़ी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर्टिनेंट है कि क्यों ऐसे बिहेवियर होते हैं यंग कपल्स के साथ उनकी फैमिली में। जैसा कि आपने कहा कि नीड फॉर पावर, नीड फॉर रिवेंज, नीड फॉर आइडेंटिटी, एंटाइटलमेंट ऑन द सन, ये हमारी साइकी में जो पैट्रियार्कल सोसाइटी की साइकी में इतने डीपली एम्बेडेड फैक्टर्स हैं कि कुछ समाज इन फैक्टर्स से उभर गए हैं, वो बच्चों पे इतने डिपेंडेंट नहीं हैं, वो अपने इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल्स जीने के लिए ओरिएंटेड हैं। बट आप ये जो अगर आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में देखेंगे, यहाँ पे ये पैटर्न बहुत ही अभी भी प्रोमिनेंट है कि एक्सपेक्ट किया जाता है बच्चे माँ बाप का ध्यान रखेंगे, तो आधा टाइम तो बच्चे बेचारे इस गिल्ट में ही बह जाते हैं, अपनी लाइफ पूरी उतनी शुरू नहीं कर पाते हैं। प्लस द एटीट्यूड ऑफ द पेरेंट्स कि नहीं बच्चा हमारा ध्यान रखेगा या हम उसे कंट्रोल करें, एंड स्पेशली द रिलेशनशिप ऑफ मदर विद द चिल्ड्रन is a very very defining factor in the quality of the marriage of the children. चाहे वो बेटा हो, वो सब बच्चे अपनी मदर के साथ बहुत इमोशनली अट्यून्ड होते हैं, तो मदर को किसी भी तरह से उसकी नीड्स को डिनाई करना बच्चे के लिए बड़ा हर्टफुल होता है। और ये इट इंटायरली, आई वुड अगेन से इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन द मेच्योरिटी ऑफ द मदर, हाउ शी चूजेस टू बिहेव विथ हर चाइल्ड, कि या वो बच्चे को कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली यूज़ कर रही है या उस बच्चे को फ्रीडम दे रही है। ये मदर की चॉइस होती है, मदर के मेंटल स्टेट पे ये सब बहुत डिपेंड करता है। थैंक यू नीति, ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर शेयर किया कि मदर इन लॉ का जो रोल है इन बिकॉज उसका जो अपने बच्चे के साथ जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, उसकी वजह से सब कुछ एम्पलीफाई हो जाता है। अगर पॉजिटिव है तो वो भी, और अगर कुछ चैलेंजिंग है तो वो भी एम्पलीफाई हो जाता है। लेकिन इसमें फादर इन लॉ का रोल, फादर का रोल, ये थोड़ा ज़रा ऐसा लग रहा है जैसे उसका तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो एकदम परफेक्टली इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग है, तो सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। इसके लिए मैं एक बार फिर से दीपिका तक ये सवाल लेकर जाती हूँ। दीपिका, आप बताइए कि क्या मदर इन लॉ ही विलन है पूरी स्टोरी में, या फादर इन लॉ का भी कोई रोल है, और अगर है तो क्या है? ओवर टू यू मोनिका। मेरे को लगता है कि फादर इन लॉ का भी रोल काफ़ी इसमें मतलब टेढ़ा ही है, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि मदर इन लॉ को कोई इंस्टिगेट कर रहा होता है पीछे से। मतलब शायद मदर ना बोल पा रही हो, बट क्योंकि फादर जो है लड़के के, वो बार बार किसी चीज़ को कोई कमेंट कर रहे हैं कि ये तो ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं है, या उनकी कोई फैमिली से एक्सपेक्टेशन होती है जो वो खुद तो नहीं कहते हैं, शायद लिहाज में नहीं कहते हैं कि बहू से कैसे डायरेक्टली बात करें,
तो वो अपनी वाइफ के थ्रू कहलवाना चाहते हैं। तो बुरी मदर इन लॉ बन रही है, बट आइडिया उनका नहीं है, वो सिर्फ डायरेक्ट करने वाला कोई पीछे बैठा है और वो सिर्फ स्पोक्स पर्सन है उनमें। तो सामने से शायद वो बुरी है, बट करवाने वाला कोई और है, तो इक्वल रोल है, ऐसा नहीं है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि कई बारी जो आपने खुद आप जिसको महसूस कर चुके हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में मदर इन लॉज बहुत ही टायरानिकल तो होती थी, हम सबको पता है। तो जो उन्होंने खुद सहा है, कई बारी वो उसका जो बदला है वो अपने बहू से लेते हैं कि जब हमने ऐसा सब कुछ किया है तो क्यों नहीं कर सकती। तो ये भी एक वजह है कि जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है वो उनको लगता है कि मुझे आगे पास ऑन करना ही है, मुझे कहीं तो अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझे अपनी बाहर निकालनी है, तो वो एक टारगेट हो जाती है बहू। राइट दीपिका, थैंक यू ये थोड़ा बैलेंस्ड व्यू लेकर आने के लिए। और ये जो आपने कहा कि जो मदर इन लॉ अगर वो अनरीजनेबल एक्ट कर रही है तो कहीं पर पास्ट में उसके साथ भी कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो वो कहते हैं ना कि हर्ट पीपल। जिन लोगों को खुद को तकलीफ हुई होती है वही आगे चल के दूसरे लोगों को तकलीफ देने के उनके अंदर क्वालिटी वो आ जाती है। तो इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि हील पीपल कि जिन लोगों को जो अपने आप को हील कर लेते हैं, जो इवॉल्व कर जाते हैं, वो लोग बेहतर। तो सारी मदर इन लॉज इवल नहीं हैं, सारे फादर इन लॉज इवल नहीं हैं। जैसे जैसे हम इवॉल्व करते हैं, तो इस एवोल्यूशन की प्रोसेस को फैमिलीज़ में किस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए जिससे कि ये मैरिजेस भी बचें और आगे हम एक हेल्दी और हैप्पी फैमिली एनवायरनमेंट बना सकें। तो इसके लिए मैं सबसे पहले बोलूँगी नीति को कि नीति आप थोड़ा सा इस पर हमें कुछ आइडियाज़ दीजिए कि ये हाउ वी कैन बी हील्ड पीपल हु हील पीपल, मतलब जो हम तकलीफ़ें कम कर सकें हमारे फैमिली सिस्टम्स में। मोनिका, हम सॉल्यूशंस की बात करें इसके पहले मैं एक थोड़ा सा डिटोर लेना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है व्हेन वी टॉक ऑफ रीजंस फॉर डिवोर्स इन मॉडर्न मैरिजेस, और जब हम इन लॉज की बात करते हैं, तो क्यों ही हम सिर्फ लड़के के पेरेंट्स को लेबल करते हैं? इज इट पॉसिबल कि लड़की के पेरेंट्स का भी कुछ रोल होता है? आई थिंक इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। हमारे सामने समाज में ऐसे बहुत से सिनेरियोज आते हैं कि जहाँ एक तरफ लड़के के पेरेंट्स थोड़े पैट्रियार्कल माइंडसेट में दबे हुए हैं, उसी तरफ लड़की के पेरेंट्स थोड़े से मॉडर्न माइंडसेट में उठ गए हैं और वो अपनी बेटी की शादीशुदा ज़िंदगी में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे हैं। या फिर जैसे जो लड़की की मदर है, जैसे दीपिका आपने लड़के के मदर के बारे में बताया, उसी तरह मैं ये भी कहूँगी, क्या ये नहीं हो सकता कि लड़की की मदर भी मैरिज में ज़्यादा इंटरफेयर करती हो या कंट्रोलिंग हो, या लड़की के फादर भी थोड़ी बेटी की तरफ एक्स्ट्रा इमोशनल हो और उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हो? आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल। सही, आप नीति आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और इस पर दीपिका ने भी ये हाईलाइट किया था कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, इसलिए लड़के के पेरेंट्स का रोल ज़्यादा बड़ा दिखता है। लेकिन जैसे जैसे लड़कियां भी ग्रो कर रही हैं, दे आर मोर फाइनेंशियली केपेबल, तो लड़की के पेरेंट्स भी उतने ही स्ट्रांगली अपने बच्चे के लिए सोचते हैं। और जब पेरेंट्स स्ट्रांगली सोचते हैं तो वो उनका इंटरफेयर करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आपने अच्छा किया ये हाईलाइट कर दिया कि अगर पेरेंट्स अटेंशन, पावर, इन सब चीज़ों का के गेम में पड़ेंगे, चाहे वो लड़की के पेरेंट्स हों चाहे वो लड़के के पेरेंट्स हों, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। तो प्रॉब्लम्स कहीं से भी आ सकती हैं, किसी भी सोर्स से आ सकती हैं, लेकिन सॉल्यूशंस क्या हैं, अब उनकी बात की जा सकती है। लेट अस हैव अ डिस्कशन अबाउट
करना क्या चाहिए जिससे कि ये जो ग्रोइंग डिवोर्स रेट्स बिकॉज ऑफ पेरेंट्स का इंटरफेरेंस उसको हम कंट्रोल कर सकें, कम कर सकें, खत्म कर सकें. तो लेट्स टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड ऑन दैट नोट. राइट दीपिका, आप थोड़ा सजेशंस देंगी कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है बेस्ट. मोनिका, मेरा तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है इसमें कि हर जने को अपनी अपनी स्पेस देनी ज़रूरी है. कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए. जो रूल्स आप अपने लड़के पे अप्लाई करते हैं वही रूल्स या वही स्पेस आपको अपनी डॉटर इन लॉ को भी देनी चाहिए. दूसरी बात, आई थिंक जो शायद सुनने में अच्छी ना लगे बट जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए, डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर. तो आप बच्चों को शादी के बाद अलग रहने की आई थिंक एनकरेज कर सकते हैं ताकि वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जिएं. आपकी भी इंडिपेंडेंट है. आपको दोनों में से म्यूचुअली जब जिसको कोई ज़रूरत हो तो खड़े हो जाएं. बाकी सबके पास अपनी अपनी तरह से लाइफ जीने की, क्योंकि सभी के पास सिर्फ एक लाइफ है. सो एवरीबडी should have the freedom of living it their own way. So that is my mantra, that give space and let everybody live happily. राइट दीपिका, सही आपने बोला कि फ्रीडम और स्पेस अगर सबके लिए अवेलेबल हो, चाहे वो इन लॉज हों, पेरेंट्स हों या फिर बच्चे जिनकी शादी अभी अभी हुई है, और ये आपने मंत्र सजेस्ट किया. नीति, आपका क्या ख्याल है? बोलना चाहती हूँ, पहली चीज़ दैट जब बच्चे शादी के लायक हो जाएं देन पेरेंट्स ऑल्सो नीड टू ग्रो अप. बहुत सिंपल सी बात है. आजकल वो टाइम तो है नहीं कि बच्चे पे पेरेंट्स बहुत डिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली और इमोशनली. तो दे नीड टू ग्रो अप एंड अंडरस्टैंड कि बच्चे एडल्ट्स हैं, वो अपनी लाइफ जीने के लायक हो चुके हैं. तो ऐसे जो थोड़े बचकाने बिहेवियर्स हैं, सेल्फिश बिहेवियर्स हैं, और जो उनके साथ हुआ है वो क्यों रिपीट करना चाहें. तो वो सच में मतलब बच्चों के वेलफेयर के बारे में पहले सोचे, जो मैं समझती हूँ आजकल माँ बाप ज़रूर समझते हैं. सेकेंड पॉइंट जो मुझे बहुत ही पर्टिनेंट लगता है, जो आई थिंक एक यंग कपल जिनकी शादी हुई है, बोथ बॉय एंड गर्ल should understand this and execute it, कि दोनों ही किसी एक सेट ऑफ पेरेंट्स की तरफ पार्शल ना रहें. मैं ये एडवाइस दूंगी कि जितना आप लड़के के पेरेंट्स के साथ रहते हैं, टाइम बिताते हैं, उनके साथ अफेक्शन रखते हैं या फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं, उसके साथ बराबर में ही आप लड़की के पेरेंट्स को भी सेम उस पर तोलिए. मतलब मुझे लगता है कि दोनों इन लॉज का पक्ष, उनका पलड़ा इक्वल रखने की जिम्मेदारी एक लड़का लड़की पे होती है, जिसकी वजह से दोनों साइड के इन लॉज का रोल भी काफ़ी मेजर्ड रहता है. मेरी तो ये एडवाइस रहेगी. बिल्कुल आपने ठीक कहा नीति, कि पेरेंट्स को भी मैच्योर होने की ज़रूरत है और बच्चों को भी जिनकी शादी हुई है उन्हें भी ये मैच्योरिटी इतनी लानी चाहिए कि अब उन्हें डिसाइड करना है कि सबको बराबर अटेंशन, बराबर पार्टिसिपेशन अवेलेबल कराएं. बहुत अच्छा आइडिया है. तो नीति, यहाँ पे ना मैं भी कुछ थोड़ा सा सोच रही थी जब आप लोग अपने थॉट्स शेयर कर रहे थे. तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैच्योरिटी इन पेरेंट्स का मतलब क्या है, कि आपको ये एहसास हो जाना चाहिए कि आपका रोल था जब बच्चा बड़ा हो रहा था, और जैसे जैसे बच्चे की इंडिविजुअल बनने की प्रोसेस कंप्लीट होती है, आपको उससे डिटैचमेंट कि वो एक सेपरेशन जो है वो पेरेंट फिगर से वो कंप्लीट हो जाना चाहिए बच्चे की शादी होने के से पहले ही. और अगर आपको लगता है कि आपका वो जो बहुत इमोशनल, जो बहुत ज़्यादा एक जुड़े हुए हैं अगर आप बच्चे के साथ, तो आप उस बच्चे को कि उसकी फैमिली बनने की और उसकी ग्रोथ में हैम्पर भी कर सकते हैं. तो जो पेरेंट की मैच्योरिटी है
वो यहाँ से आती है कि बच्चा इंडिविजुअल है और उस इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट करें। और बच्चे का भी वही है कि वो अपने आप को एज एन इंडिविजुअल माने, ना कि एक परिवार का एक्सटेंशन, कि वो अब खुद परिवार बना रहा है, ना कि वो किसी और परिवार का हिस्सा है। तो उसको, बच्चे को ये फोकस करना चाहिए कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मुझे एक फैमिली बनानी है। और पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि अब बच्चा एक इंडिविजुअल है, मैं अपना रोल लिमिट कर लूँ, रिमूव कर दूँ। और अगर ये दोनों ऐसा कर पाएंगे तो जो दीपिका ने कहा कि वो जो फ्रीडम अचीव होता है वो उससे एस्टैब्लिश हो जाएगा और स्पेस भी मिल जाएगी कि जब ज़रूरत हो तो आप एक दूसरे के लिए अवेलेबल हैं, खड़े हुए हैं, लेकिन जब ज़रूरत नहीं है तो आप एक दूसरे में ज़्यादा इंटरफियर नहीं कर रहे हैं। ये मैंने सवाल ना कुछ अपने फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर्स से भी पूछा था, तो उनमें से एक ने ये कहा कि पेरेंट्स को इस तरह से सोचना चाहिए, जब आपके बच्चे की शादी हो जाए तो आप सोचिए कि आप बस एक आत्मा हैं, आप एक बॉडी नहीं हैं, आप इंटरफियर नहीं कर सकते, आप केवल अच्छे विशेस दे सकते हैं अपने बच्चे को, आप उसके लिए चेक नहीं साइन कर सकते, आप अपने बच्चे को केवल गाइडेंस दे सकते हैं। तो वो याद है, हमने एक पेरेंटिंग का एक डिस्कशन किया था जिसमें लाइट हाउस पेरेंटिंग की बात थी। तो लाइट हाउस पेरेंटिंग कंटिन्यू करती है जब बच्चे अडल्ट्स हैं, जब बच्चों के अपने परिवार हैं, घर गृहस्थियाँ हैं, और उस समय पेरेंट्स को दूर से आशीर्वाद देना चाहिए, ना कि उनमें इंटरफेयर करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग अपना विजडम। थैंक यू दीपिका, थैंक यू नीति। कुछ और है जो आप ऐड करना चाहेंगे इस समय? मोनिका, वेरी गुड पॉइंट्स। आज का डिस्कशन सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, बहुत डीप इंसाइट्स मिले कि हम ये सोच पा रहे हैं दोबारा कि आर इन-लॉज रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवोर्सेस इन यंग कपल्स। मैं कहूँगी पूरी तरह से नहीं, ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो अपना रोल बच्चों के साथ किस तरह निभा रहे हैं, उनको कितनी स्पेस दे रहे हैं, कितनी इंडिपेंडेंस दे रहे हैं। बोथ साइड्स ऑफ इन-लॉज, लड़के के पेरेंट्स भी, लड़की के पेरेंट्स भी, और वो अपने आप को कितना डिटैच कर पा रहे हैं एंड नॉट इंटरफेयरिंग विद द चिल्ड्रंस लाइव्स। और पेरेंट्स में कितना ये मैच्योरिटी है और बच्चों में भी किस हद तक मैच्योरिटी है कि वो दोनों पेरेंट्स का ध्यान भी रख पाएँ और उनको बराबर का रिस्पेक्ट भी दें, उनको इन्वॉल्व भी रखें और एट द सेम टाइम अपनी इंडिपेंडेंस से लाइफ भी जी सकें। तो आखिर में मैं बस ये कहना चाहूँगी, आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग कि एज इन लॉज, जब आपके बच्चे शादी करके अपना घर सेट कर रहे हैं तो आप भी अपने जीवन के एक नए फेज में स्टेप करिए, अपना इंडिपेंडेंटली मज़े से रहिए। क्यों दूसरों की गृहस्थी में टांग अड़ा के उनकी मुसीबतें अपने सर लेनी है? उनको बस खुशियाँ बांटे, खुश रहिए और दूर से उनको दुआएं दीजिए, जैसे मोनिका ने कहा। तो आई वुड से कि बस अपने बच्चों को खुशियाँ बांटिए, उनकी लाइफ में इंटरफेयर मत करिए। एंड हो सकता है विद दिस मंत्र, जो ये हमारे ऊपर एक बहुत ही नेगेटिव लेबल रख रहा है इंडियन सोसाइटी में कि इन लॉज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडर्न डिवोर्सेस, इसको मिटाना बहुत ज़रूरी है और इस तरह से ये मिट भी सकता है। नीति, आई थिंक यू समड इट अप सो वेल दैट सबको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। पर मैं अपने दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन है या आप कुछ एडवाइस करना चाहें तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हमेशा की तरह प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो with all your friends and family who might need this kind of advice. So thank you once again, and till we meet again, bye from Team Shakti Summit.